नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ जो टॉपिक है अनुवाद, पुनरीक्षण, संपादन, मूल्यांकन, इसकी शुरुआत की है। और इस लेक्चर में हमने देखा कि अनुवाद के संदर्भ में पुनरीक्षण, संपादन, मूल्यांकन कितना जरूरी है और उसका महत्व जो है अनुवाद के संदर्भ में कितना है, ये बातें थोड़ी सी हमने देखी है। अभी के लेक्चर में हम अनुवाद पुनरीक्षण, ये जो मुद्दा है, इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे अनुवाद, पुनरीक्षण, संपादन, मूल्यांकन, ये तीन प्रकार की स्थितियां जो है अलग अलग स्तर पर वहाँ पे काम करती है और वहाँ पे अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद की सफलता को आंकने का काम वहाँ पे किया जाता है। तो अनुवाद पुनरीक्षण, अनुवाद संपादन और अनुवाद मूल्यांकन, इसको लेकर थोड़ा सा हम विस्तार से बातें देखने वाले हैं। तो देखिए, अनुवाद पुनरीक्षण क्या है। सबसे पहले पुनरीक्षण देखेंगे। इसमें कह सकते हैं कि अनुवाद के संदर्भ में जो अनुवाद जो होता है वो साहित्यिक सामग्री का तथा साहित्येतर सामग्री का भी किया जाता है। मतलब साहित्यिक सामग्री मतलब क्या है कि जिसमें कथा, कविता, उपन्यास, नाटक, ये सभी आ जाते हैं। और साहित्येतर सामग्री मतलब क्या है कि जो बैंकिंग संबंधी होती है, कार्यालय संबंधी होती है, या विभिन्न प्रकार के ऑफिसेस होते हैं, उन ऑफिसेस में जो भी दस्तावेज होते हैं, उन दस्तावेजों की सामग्री जो है साहित्येतर अनुवाद में आ जाती है। तो ऐसे समय में दोनों अनुवादों को, या साहित्यिक अनुवाद या साहित्येतर अनुवाद, इसको आंकने के लिए ये पुनरीक्षण या संपादन या मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें देखेंगे। देखिए, अनुवाद करने के पश्चात अनुवादक अनुवादित सामग्री का पुनरीक्षण करता है। अर्थात अनुवादक के तौर पर ये बातें तो होती रहती है। अनुवादक जो है अपनी ओर से अनुवादित की हुई सामग्री का तो पुनरीक्षण करता ही है। पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, इस पर विचार होना भी बेहद जरूरी है। अर्थात पुनरीक्षण, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ यह है, पुनरीक्षण को अंग्रेजी में वेटिंग कहा जाता है। वेटिंग, VETTING। अर्थात पुनरीक्षण को अंग्रेजी में वेटिंग कहा जाता है। पुनरीक्षण का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है पुनः इक्षण। पुनः इक्षण अर्थात फिर से देखना। पुनरीक्षण का अर्थ है फिर से देखना, और उसको विभाजित अगर विग्रह किया जाए तो पुनः इक्षण, इसको विभाजित कर सकते हैं और इसका शब्दशार्थ बन जाता है फिर से देखना। किंतु यह शब्द जो है अब हिंदी में किसी अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात आज अनुवाद के संदर्भ में ये पुनरीक्षण शब्द जो है अनुवादित हुए पाठ के संशोधन को, संपादन के लिए यहाँ पे लागू किया जाता है। उस संदर्भ में वहां पे ये शब्द वहां पे प्रयुक्त होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अनुवाद करके अपने अनुवाद को एक बार देख चुका है। मतलब कोई भी अनुवादक जो है उसने किसी रचना का अनुवाद किया और अनुवाद करने के पश्चात उसने उसको देखा है, अनुवादित हुई सामग्री को। और दूसरा व्यक्ति अर्थात पुनरीक्षक, जिसको वेटर कहा जाता है। वेटर अर्थात मूल लेखक, अनुवादक और पुनरीक्षक, इस प्रकार से तीन व्यक्ति जो है इस प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो अनुवादक ने अपने स्तर पर पुनरीक्षण किया होता है, लेकिन तीसरे स्तर पर पुनरीक्षक नामक जो व्यक्ति होता है वह फिर से एक बार उस अनुदित पाठ और मूल रचना को देखने की कोशिश करता है। उसको ही अनुवाद पुनरीक्षण कहा जाता है और यही पुनरीक्षण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। अर्थात वो बताते हैं कि पुनरीक्षण में मूल लेखक, अनुवादक और पुनरीक्षक, इस प्रकार के तीन व्यक्ति वहां पे काम करते हैं। तो पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पुनरीक्षण का दायित्व जो है वहां पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि उसका काम यह होता है कि मान लीजिएगा कि मूल लेखक ने अपनी रचना में जो भी कुछ लिखा है और लिखी हुई बातों को अनुवादक ने कितने हद तक, कितने प्रतिशत तक समझ लिया है, ग्रहण किया है, उसको आंकने का काम जो है पुनरीक्षक का होता है। पुनरीक्षक वहां पे ये भूमिका निभाता है कि वो देखता है कि अनुवादक मूल लेखक की सभी भावनाओं को अनुदित पाठ में लाने के लिए सफल हुआ है क्या नहीं। अर्थात लाया है तो कितना प्रतिशत उसने अनुवादित पाठ में उसको लाया है। तो ये बातें जांचने का काम जो है पुनरीक्षक करता है। और ये काम जो है भाषिक स्तर पर, शाब्दिक स्तर पर, संदर्भ के स्तर पर, बहुत स्तर पर वहां पे
होता है तो पुनरीक्षण के संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि मूल रचना में लिखी गई बात अनुदित पाठ में आई है या नहीं, आई है तो कितने हद तक आई है तो संपूर्ण आई है क्या, अगर वो अनुवाद सफल हुआ है तो कैसे सफल हुआ है, सफल नहीं हुआ है तो कैसे सफल नहीं हुआ है। लगभग ये बातें जांचने का काम जो है वहां पे पुनरीक्षक को करना पड़ता है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसके संदर्भ में ये बातें थोड़ी सी विस्तार से कही है और उनके द्वारा कुछ तथ्य जो है पुनरीक्षक के संदर्भ में या पुनरीक्षण करते समय क्या क्या देखना जरूरी होता है इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें कही है, उसको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, पुनरीक्षण करते समय या अनुवादक और पुनरीक्षक एक से न होकर एक दूसरे के पूरक हो तो अधिक अच्छा होता है। मतलब अनुवादक भी ये काम करता है, वो अपने स्तर पर करता है, और पुनरीक्षक नामक जो तीसरा व्यक्ति होता है वो अपने स्तर पर करता है। अगर अनुवादक और पुनरीक्षक दोनों अलग अलग व्यक्ति है तो ये पुनरीक्षण का कार्य जो है अच्छा हो सकता है। उसके संदर्भ में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ये बातें कही है। देखिए, इस संबंध में मुख्य रूप से 3 बातें कही जा सकती है। अब उन्होंने पुनरीक्षक और अनुवादक 2 भिन्न व्यक्ति है और वो परस्पर पूरक है तो उसके संदर्भ में कुछ बातें 3 बातें उन्होंने कही है, तो वो बातें थोड़ा सा देखेंगे। उन्होंने कहा कि मान ले, पहली बात, किसी ब्रजभाषी ने हिंदी में कोई अनुवाद किया है, अर्थात ब्रज भाषा या ब्रज जो है हिंदी की एक अपनी बोली है और ब्रजभाषी व्यक्ति ने हिंदी में अनुवाद किया, क्योंकि हिंदी की उपबोली ब्रज होने के कारण वह व्यक्ति जो है हिंदी भी जानता है और ब्रज भी जानता है। तो ऐसे व्यक्ति ने ब्रज की रचना को हिंदी में अनुवादित किया है तो खड़ी बोली या भोजपुरी भाषी पुनरीक्षक होना चाहिए। तो उस समय जो है वहां पे पुनरीक्षक का दायित्व जो है कोई ब्रज भाषी नहीं न होकर कोई भोजपुरी भाषी या कोई दूसरी भाषा, मतलब खड़ी बोली या भोजपुरी का बोलने वाला, समझने वाला व्यक्ति जो है वहां पे पुनरीक्षक होना चाहिए। क्योंकि अपनी बोली के दबाव में अनुवादक में कहीं कहीं ऐसे क्षेत्रीय प्रयोग अथवा ऐसी अमानकता की गंध आ जाने की संभावना हो सकती है। अगर वहां पे पुनरीक्षक ब्रजभाषी है तो उस ब्रज भाषा के दबाव में आकर वहां पे ऐसे क्षेत्रीय प्रभाव जो है वहां पे देखने को मिलता है और उसके कारण जो है वहां पे अमानकता की, मतलब कहीं कहीं पर वो मान्यताएं जो है उसकी गंध वहां पे आने लगती है। तो इसलिए पुनरीक्षक करते समय पुनरीक्षक जो होता है वो किसी भी 2 भाषाओं से संबंधित न होकर या उससे भिन्न होना जरूरी है, ऐसा भोलानाथ तिवारी को कहना है। जिसकी ओर ब्रज भाषा की तुलना में ब्रजेतर बोली भाषा का ध्यान जाना अधिक स्वाभाविक है। मतलब उस समय पुनरीक्षक ने ब्रज भाषा के बजाय वहां पे ब्रजेतर भाषा में जो भी कुछ सामग्री या जो स्थितियां उत्पन्न है उसके संदर्भ में वहां पे बातें देखनी जरूरी है। अर्थात समबोली भाषी पुनरीक्षक की तुलना में अन्य बोली भाषी की दृष्टि ऐसे प्रयोगों पर जाने की संभावना अधिक होती है। मतलब ब्रज भाषा का ही वहां पे पुनरीक्षक है तो वो ज्यादातर इस बातों को नहीं देखेगा, लेकिन अन्य भाषा अगर कोई पुनरीक्षक वहां पे है तो वहां पे वो बातें सभी जांचने की संभावना है। भाषाओं के संबंध में यही बात है कि यदि किसी बांग्ला भाषी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया हो तो उसका अनुवाद बांग्ला से प्रभावित हो सकता है। मतलब किसी की मातृभाषा बांग्ला है और उस व्यक्ति ने बांग्ला भाषा की कोई रचना अंग्रेजी में अनुवादित की तो स्वाभाविक है कि उस रचना पर बांग्ला भाषा का प्रभाव हो सकता है। अच्छा हो कि उसका पुनरीक्षण बांग्ला भाषी न होकर कोई अन्य भाषा भाषी वहां पे हो। मतलब वहां पे अगर पुनरीक्षण करना है तो वहां पे वो पुनरीक्षक जो है बांग्ला भाषी न होकर कोई दूसरी भाषा का ज्ञाता होना जरूरी है। निष्कर्षतः पुनरीक्षक यदि अनुवादक की बोली या भाषा बोलने वाला न होकर किसी अन्य बोली या भाषा का भाषी हो तो अपना काम अधिक अच्छा कर सकेगा। मतलब पुनरीक्षण के संदर्भ में भोलानाथ तिवारी को यही कहना है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा इन दोनों भाषा के ज्ञाता को छोड़कर कोई तीसरा व्यक्ति अगर वहां पे पुनरीक्षण करता है तो वो कार्य अधिक सफल हो सकता है या अच्छा हो सकता है, ऐसा भोलानाथ तिवारी का मानना है।
दूसरा उनका इसके ऊपर विचार है, देखिए, ज्ञानात्मक साहित्यिक अनुवाद सहयोग से ही हो तभी अधिक अच्छा होता है। मतलब रचनात्मक साहित्य या ज्ञानात्मक साहित्य का जब अनुवाद किया जाता है तो एक दूसरे के सहयोग से वहां पे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञानात्मक सामग्री की अर्थवत्ता जो है लेखक और अनुवादक इसके बीच वहां पे चल रहे द्वंद्व से सामने आती है। अर्थात अनुवादक की विषय में अच्छी गति हो और पुनरीक्षक की विषय में गति हो या नहीं, स्रोत और लक्ष्य भाषा में अच्छी गति हो, तो ये सभी बातें जो है स्रोत भाषा में व्यक्त उसकी अर्थवत्ता या उसकी ज्ञानात्मक जो क्षमता है वो लक्ष्य भाषा का पाठक और लक्ष्य भाषा का अनुवादक या मूल भाषा का जो लेखक है इनके ऊपर वो निर्भर करता है। इस तरह ज्ञान की दृष्टि से भी अनुवादक और पुनरीक्षक को एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। मतलब ज्ञानात्मक सामग्री में अनुवादक और पुनरीक्षक एक दूसरे के पूरक होने जरूरी है। दोनों ही भाषाओं के मात्र जानकार हो तो काम नहीं चलेगा। दोनों मात्र सिर्फ भाषा के जानकार है तो काम नहीं चलेगा। उनको ज्ञानात्मक स्तर पर भी वो जानकारी उसको होनी चाहिए, या मात्र विषय के जानकार हो तब भी अनुवाद अच्छे स्तर का नहीं हो सकेगा। केवल विषय की जानकारी है बोलकर भी वहां पे अनुवाद सही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए पुनरीक्षक और अनुवादक जो है वहां पे ज्ञानात्मक स्तर पर भी वहां पे एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, ऐसा विचार जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। तीसरे स्तर पर वो और एक बात कहते हैं, तीसरा विचार उनका यह है, सृजनात्मक साहित्य में सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में भी अनुवादक और पुनरीक्षक को एक साथ नहीं होना चाहिए। मतलब सृजनात्मक साहित्य मतलब साहित्यिक रचनाएं जो होती है या विभिन्न प्रकार के कहानियां, उपन्यास, नाटक जो होते हैं उनके अनुवाद के समय भी वहां पे अनुवादक और पुनरीक्षक एक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वो दो अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। यह देखा गया है कि एक स्वयं साहित्य का सर्जक हो और दूसरा साहित्य सर्जक न होकर अच्छा अनुवादक हो तो दोनों एक दूसरे के बैलेंस कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा साहित्यिक लेखक है और दूसरा साहित्य सर्जक न होकर अच्छा अनुवादक है तो दोनों जो है एक दूसरे को समायोजित कर सकते हैं, आप दोनों को एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं सर्जक है वह अपनी प्रतिभा के दबाव में अधिक छूट लेने की गलती प्रायः कर बैठता है। मतलब जो भी व्यक्ति मान लीजिएगा कि सर्जक मतलब जो जिसके पास प्रतिभा है, जिसके पास लेखन की क्षमता है, वो व्यक्ति जो है अपने प्रतिभा के दबाव में आकर जो है अधिक छूट लेने की गलती वहां पे कर सकता है। जिस प्रकार असर्जक किंतु अच्छा अनुवादक अंकुश लगा सकता है। अगर वहां पे कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कम है और वह व्यक्ति जो है अनुवाद के तौर पर वहां पे काम कर रहा है तो वहां पे अधिक जो बातें जोड़ने की वहां पे कोशिश कर रही है किया जाता था उसके ऊपर वो अंकुश लगा सकता है। आदर्श स्थिति यही है कि कोई सर्जन प्रतिभा का धनी अनुवाद करे तथा कोई असर्जक किंतु अच्छा अनुवादक का पुनरीक्षण करे। मतलब आदर्श स्थिति उसी को मान सकते हैं कि कोई अच्छा लेखक अपनी लेखनी लिखे या रचना लिखे और उस रचना का अनुवाद जो है कोई अच्छा अनुवादक उसका अनुवाद करे, तभी जाकर वहां पे पुनरीक्षण वहां पे सही बन सकता है। यदि दोनों सर्जक है तो अनुवाद मूल से दूर जा सकता है। मतलब दोनों भी, अनुवादक भी सर्जक है, अच्छा लेखक है और मूल लेखक भी अच्छा लेखक है, तो वहां पे अनुवाद का जो कार्य है वो दूर जा सकता है। यदि दोनों असर्जक है तो अनुवादक है तो अनुवाद निष्प्राण हो सकता है। दोनों में से दोनों भी अगर असर्जक है, मतलब प्रतिभा के बल पर लेखक के तौर पर वो अच्छे कम है, तो वहां पर भी वो अनुवाद जो है निष्प्राण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भोलानाथ तिवारी को यह कहना है कि वहां पे एक अच्छा लेखक होना चाहिए और दूसरा लेखक नहीं है लेकिन अच्छा अनुवादक होना चाहिए, तब जाकर वहां पे पुनरीक्षण का कार्य जो है अच्छी तरह से हो सकता है। पुनरीक्षक को अनुवाद का पुनरीक्षण विषय और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से करना चाहिए। पुनरीक्षक जो होता है उसने जो अपना काम जो है विषय और अभिव्यक्ति दोनों स्तरों पर उसका पुनरीक्षण करना जरूरी है। अपेक्षित होने पर दो पुनरीक्षण अच्छे रहते हैं, एक विषय का जानकार और दूसरा एक भाषा का जानकार। मतलब दो अगर वहां पे पुनरीक्षक आते हैं
तो उसमें भी ये सहायता मिलती है कि एक अच्छे विषय का जानकार होता है और दूसरा अच्छे भाषा का जानकार होता है, तो एक बात की ओर ध्यान देता है कि अनुवाद में अनुवादक की शैली की झलक तो आ सकती है, किंतु पुनरीक्षक को अपनी शैली लाने का यत्न नहीं करना चाहिए। मतलब अनुवादक अपनी रचना में, अनुदित पाठ में अपनी शैली उसमें ला सकता है, लेकिन पुनरीक्षक ने यह ध्यान रखना जरूरी है कि पुनरीक्षक ने अपनी शैली उसमें जोड़नी नहीं है या उसमें प्रस्तुत नहीं करनी है। उसकी भूमिका तटस्थ संशोध की होनी चाहिए। मतलब पुनरीक्षक की भूमिका जो है अत्यंत तटस्थ रूप में उसने वो कार्य करना जरूरी है। अनुवाद कार्य के पश्चात पुनरीक्षण संपन्न होने के साथ ही साथ अथवा पुनरीक्षण से पूर्व मूल्यांकन किया जाता है, जिसे इवैल्यूएशन कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे मूल्यांकन की बात आ जाती है कि पुनरीक्षण का काम जब हो जाता है तो वहां पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन को हम अगले मुद्दे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पुनरीक्षण को समझ लेते हैं कि पुनरीक्षण में होता क्या है। कि पुनरीक्षण में वही देखा जाता है कि मूल रचना में जो भी कुछ लिखा गया है और मूल रचना में लिखी हुई बात को अनुवादक ने सही ढंग से अनुवादित पाठ में लिखा है। अब लिखने के पश्चात अनुवादक एक बार उसको पुनरीक्षित कर गया है, लेकिन तीसरा एक व्यक्ति पुनरीक्षक का दायित्व वहां पे निभाता है और वह अच्छा सर्जक नहीं है बल्कि अच्छा अनुवादक है, तो उस समय वहां पे पुनरीक्षण का कार्य जो है अच्छे स्तर पर वहां पे हो सकता है और अच्छे स्तर पर होने के कारण वहां पे सही रूप में वो मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इस संदर्भ में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को इतना ही कहना है कि पुनरीक्षण के कार्य में अनुवादक और पुनरीक्षक दो भिन्न भिन्न व्यक्ति होने जरूरी है। इसके आधार पर भी वहां पे पुनरीक्षण का कार्य जो है अच्छे तरह से वहां पे संपन्न हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि पुनरीक्षक एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। उसने अपना दायित्व निभाते समय अत्यंत तटस्थ भाव से वो काम करना जरूरी है। वो अच्छा भाषा का ज्ञाता होना चाहिए। वो सर्जक नहीं है तो भी चलेगा, वो प्रतिभा संपन्न लेखक नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन वो तटस्थ भाव से लिखी हुई बातों की उसका पुनरीक्षण करने का दायित्व जो है उसने निभाना जरूरी है। तो इस स्तर पर हम देख सकते हैं कि पुनरीक्षण का कार्य तटस्थता के आधार पर चलने वाला कार्य है। न मूल लेखक की तरफ झुकना है, न अनुवादक की तरफ झुकना है। तो पुनरीक्षक ने अपने स्तर पर तटस्थ रहकर जो है वहां पे पुनरीक्षण का कार्य करना जरूरी है, तभी जाकर वहां पे अनुदित पाठ और मूल रचना का पुनरीक्षण सही तरीके से हो सकता है। तो इस तरह से ये पुनरीक्षण का मुद्दा जो है आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। इसके संदर्भ में बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बातें दी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और पुनरीक्षण मध्य में इतना ध्यान रखिए कि पुनरीक्षण का कार्य जो है अनुवाद होने के पश्चात होता है। अनुवाद का काम पूर्ण होने के बाद ये काम चलता है और ये काम इतना जरूरी है क्योंकि वहां पे अनुवाद की सफलता को आंका जाता है और अनुवाद की सफलता उसी पर निर्भर होती है कि जब उसको पुनरीक्षित किया गया है, उसका पुनरीक्षण किया गया है और पुनरीक्षण करने वाला व्यक्ति अगर तटस्थ भाव से ये कार्य करता है तो वहां पे सफल अनुवाद होने के बहुत सारी संभावनाएं बन जाती है। तो इस तरह से पुनरीक्षण ये मुद्दा यहाँ पे समाप्त है। अगले लेक्चर में अनुवाद मूल्यांकन देखेंगे, उसके बाद अनुवाद संपादन देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।